गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है किसान आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। पहली बात तो ये जान लो कि ये जो खालसा भूमि और बेगार ये क्या होता है। खालसा भूमि वह भूमि जो सीधे शासक के नियंत्रण में होती है। दूसरा बेगार, बेगार अर्थात काम के बदले अनाज देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। भूमिका 1913 में पहले साधु सीताराम दास और बाद में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जागीरदारों द्वारा बिजोलिया की जनता पर लगाए गए करों और विभिन्न लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाना था। विभिन्न त्योहार एवं अवसरों पर जैसे कि फसल की कटाई, विवाह, जन्मोत्सव समारोह और जागीरदार के विभिन्न सामाजिक उत्सव इत्यादि पर प्रत्येक किसान को एक निश्चित मात्रा में कर देना होता था और मना करने की अवस्था में उसे भारी शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ती थी। इसी प्रकार बेरोजगारी के अंतर्गत ये जो बेगारी प्रथा है इसका प्रचलन हुआ। परिणाम यह हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करने के बावजूद किसान के लिए भरपेट भोजन कर सकना असंभव हो गया। अतः बिजोलिया के किसानों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए 1 वर्ष तक के लिए खेती करना स्थगित कर लिया। साथ ही साथ भू राजस्व देने से भी इन्होंने मना कर दिया। इस समय आंदोलन का जो नेतृत्व था वह साधु सीताराम दास के द्वारा किया जा रहा था, परंतु इसी बीच 1915 में वे चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक से मिले और उनसे आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुग्रह किया। साधु सीताराम दास ने जागीरदारों के द्वारा असहाय जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों की कहानी सुनाई। विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभालना स्वीकार किया और इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन को एक नया उत्साही और साहसी नेता मिल गया। सन 1916 में बिजोलिया के किसानों ने मन्ना लाल की अध्यक्षता में एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। विजय सिंह पथिक से प्रेरणा पाकर बिजोलिया के किसानों ने युद्ध ऋण देने से इनकार कर दिया। युद्ध ऋण अर्थात युद्ध पर जाने से पहले जो ऋण था वो लिया जाता था। उन्होंने जागीरदारों को किसी भी प्रकार का सहयोग करने से मना कर दिया कि आप किसी भी प्रकार से जो जागीरदार है उनका सहयोग नहीं करेंगे। और स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसान पंचायत ने निर्णय ले लिया कि वे प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों से कोई संबंध भी नहीं रखेंगे और पंचायत के माध्यम से ही अब वो सारे कार्य करेंगे। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार तक सतर्क हो गई और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मेवाड़ और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बोल्शेविक घुस आए हैं और वे रूसी क्रांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हैं। अतः ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के महाराणा और अन्य जागीरदारों पर इस बात के लिए भारी दबाव डाला कि बिजोलिया आंदोलन को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुचल दिया जाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय सिंह पथिक कोटा राज्य की सीमा में चले गए और वहीं से वो आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। सब जागीरदारों ने किसानों की समस्या को हल करने का कोई कदम नहीं उठाया तो सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। प्रत्युत्तर में जागीरदारों ने दमनकारी साधनों का सहारा लिया। हजारों किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें साधु सीताराम दास, नारायण चौधरी, प्रेमचंद्र भील और माणिक्यलाल वर्मा भी शामिल थे। जागीरदारों ने समस्त जमीन को जब्ती घोषित कर दिया, अर्थात कि ये जो जमीन है हमने जब्त कर ली है, परंतु किसानों ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। राम नारायण चौधरी जो स्थिति का अध्ययन करने के लिए बिजोलिया आए हुए थे, उनके अनुसार बिजोलिया का प्रत्येक स्त्री और पुरुष तथा युवक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था और प्रत्येक स्थान पर वंदे मातरम की आवाज गूंज रही थी।
बिजौलिया सत्याग्रह का समाचार पूरे भारत में फैल गया था। यही कारण है कि महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ। जब स्थिति पर काबू नहीं किया गया तो राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड और मेवाड़ का ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन समस्या का समाधान निकालने के लिए बिजौलिया पहुंचे। मेवाड़ राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य के दीवान प्रकाश चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिक तथा ठिकाने का प्रतिनिधित्व कामदार हीरा लाल, फौजदार तेज सिंह और मास्टर जालिम सिंह के द्वारा किया गया। बिजौलिया के किसानों ने इस बात पर बल दिया कि बातचीत में राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। अतः बिजौलिया पंचायत और सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और पंचायत सरपंच मोतीचंद ने भाग लिया। एजीजी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ठिकाने के जागीरदार और बिजौलिया किसानों के मध्य समझौता संपन्न हुआ। समझौते के अनुसार किसानों की अनेक मांगें स्वीकार कर ली गई, जिनमें बेगार प्रथा की समाप्ति और अधिकांश लागबाग का उन्मूलन शामिल था, और यह भी तय हुआ कि किसानों के विरुद्ध चलने वाले मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और जिस वर्ष खेती नहीं की जाएगी उसका भू राजस्व नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में जो 1894 का दौर था, एक बार वापस से समराइज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1894 का जो दौर था, उस दौरान बिजौलिया के जागीरदार गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कृष्ण सिंह नाम का एक जागीरदार बनता है। ठीक है, उस समय कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार के लाग बाग लिए जाते थे। और 1897 में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज होता है। उसी अवसर पर किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों पर चर्चा की और मेवाड़ के महाराणा को अवगत कराया। महाराणा ने जांच के लिए हामिद हुसैन को नियुक्त किया और 1899 से 1900 के बीच में 56 अकाल पड़ा। 1903 में किशन सिंह जागीरदार बन जाता है और एक नया कर लगा देता है, वो है चवरी कर। चवरी कर में क्या होता था, लड़की के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा किए जाते थे। 1906 में नया जागीरदार पृथ्वी सिंह बन जाता है और वह एक टैक्स लगाता है, तलवार बंधाई कर। 1913 में साधु सीताराम के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके जो प्रमुख नेता हैं फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, नारायणी पटेल, भील, प्रेमचंद भील और माणिक्यलाल वर्मा शामिल थे। ये जो आंदोलन था इसमें धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। सीताराम चित्तौड़ में 1915 में विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। 1916 में बिजालियों के किसानों ने मन्नालाल की अध्यक्षता में किसान मंच बोर्ड की स्थापना की। 1917 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन बैरी साल में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तिलक ने मराठा में, जो तिलक का ये न्यूज़पेपर था मराठा, उसमें इस आंदोलन पर लेख लिखे। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचड़ा नामक गीत से जनजागृति फैलाई। प्रज्ञा चक्षु बंबरलाल सर्राफ ने कविताओं के द्वारा लोगों में अलख जगाई। कानपुर से एक पत्र प्रकाशित होता था प्रताप नाम का, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कानपुर से प्रताप नाम के एक पत्रिका के द्वारा इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिल गई। उसके बाद में जो प्रेमचंद है उनका एक उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का चित्रण किया गया है। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। राजस्थान के एजीजी हॉलैंड और ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन ने समस्या का समाधान करने के लिए बिजौलिया में इन लोगों से मुलाकात की। मेवाड़ राज्य का प्रतिनिधित्व प्रकाश चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल कौशिक और ठिकाने का प्रतिनिधित्व कामदार हीरा लाल, फौजदार
तेज सिंह मास्टर जालिम सिंह के द्वारा किया गया। बिजौलिया पंचायत सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और पंचायत सरपंच मोतीलाल ने भाग लिया। फिर इसके बाद में जागीरदार और बिजौलिया किसानों के मध्य समझौता संपन्न हुआ। समझौते की कुछ शर्तें थी, जिनके अनुसार कहा गया कि बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, अधिकांश लाग बाग का उन्मूलन किया जाए और जो किसानों के विरुद्ध मुकदमे चले हैं उनको वापस लिया जाए, और जिस वक्त खेती नहीं होगी उस वक्त भू राजस्व भी नहीं लिया जाएगा, और इस प्रकार यह बिजौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन और अन्य किसान आंदोलन। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ओके, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।